देखिए पिछले क्लास में कहाँ तक लिखवाए थे, वो पाथ ये तक लिखवा दिए थे ना। देखिए आज ये लास्ट ही क्लास होगी। अब देखिए मतलब इस चैप्टर का है ना, अगले क्लास में न्यू चैप्टर फिर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ थर्मो केमिस्ट्री समाप्त। ठीक है ना, थर्मो केमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स का जो पार्ट है वो आज कुछ बचेगा, तो कल न्यू चैप्टर शुरू हो जाएगी। इक्विलिब्रियम बहुत अच्छा चैप्टर है। हाँ कल भी क्लास होगी, कल केमिस्ट्री का क्लास रहेगा। ठीक है ना, पहले टेस्ट कितने बजे है? 10 बजे से पता नहीं, हम पूछ लेंगे है ना। कल हो सकता है क्लास मेरा कल रहे, तो कल क्लास ले लीजिए। क्यों छोड़ रहे हैं क्लास? हाँ क्लास इसी बीच तो एक दिन मेरा क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि इधर बीच में एक दिन हम शायद एब्सेंट भी थे, फिर एक आध दिन हो सकता है एब्सेंट रहेंगे और कोर्स को जल्दी खत्म भी करना है ना। इससे कल क्लास केमिस्ट्री होगा लगेगा, हो सकता है मेरा। देखिए आइए, इंट्रोपी चेंज। टेस्ट 10 बजे रहता है या 10 के बाद रहता है आपका? 10 के बाद रहता है, मेरे पढ़ाने के बाद हो जाएगा। क्या दिखाया ना, हाँ इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। देखिए थोड़ा कॉपी जरा दिखाइए तो जरा सा आप लोग कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ाए थे। देखिए देखिए थोड़ा सा है, दिखाइए। चलो कोई बात नहीं, देखिए दोनों का देखिए है ना। ठीक है आप ही रहने दीजिए, देख लेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा दिए थे बस, ये सब इसमें नहीं, वो फिजिक्स वगैरह में पढ़िएगा सब। तो इसके केमिस्ट्री में यूज नहीं है, केमिस्ट्री में भी तो क्वेश्चन आता है उसमें। किसमें? थर्मोडायनामिक्स में बहुत जगह यूज होता है। बता देंगे वैसा रहेगा तो, है ना। और भी तो कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं। बताइए, कल बताते हैं। हाँ कल बता दीजिएगा। हाँ ठीक है ना, वही वर्क डन पढ़ा देंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा देंगे, है ना। ये सब बता देंगे, ये सब सारा चीज करा देंगे। जो एनसीईआरटी में हर एक एक चीज पढ़ा देंगे, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप आपकी कॉपी देखिए, सेम चीज था ना। देखिए ठीक है, देखिए इंट्रोपी चेंज। देखिए इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। देखिए अगर फेज का ट्रांजिशन होता है ना, कोई फेज चेंज होता है ना, तो भी हमारा इंट्रोपी क्या होता है, चेंज हो जाता है। फेज का मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड बदला, लिक्विड से गैस बदला, या सॉलिड से डायरेक्टली हमारा क्या हो गया, गैस या वेपर बदल गया, तो फेज बदल गया। फेज का मतलब अवस्था बदला। अगर फेज बदलता है ना, तो किसी भी सब्सटेंस का इंट्रोपी भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो उसके लिए छोटा छोटा 2-3 वो प्रॉब्लम्स है। देखिए इंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, जैसे सबसे पहला चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा एस फ्यूजन। देखिए हमको इंट्रोपी चेंज निकालना है, फ्यूजन का मतलब पिघलना, ठीक है ना। मेल्ट करेगा तो पिघलेगा, तो उसका इंट्रोपी क्या होगा, बदलेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो उस सब्सटेंस का इंट्रोपी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वही पूछता है कि चेंज इन इंट्रोपी कैसे निकालते हैं। एकदम एकदम छोटा सा थ्योरी रहता है, छोटा सा क्वेश्चन रहता है। चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा एस फ्यूजन, अगर ऐसा पूछा डेल एस फ्यूजन, चेंज इन इंट्रोपी किसका, फ्यूजन का। तो चेंज इन इंट्रोपी फ्यूजन का पूछा तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, जो मेल्ट करेगा पिघलेगा। और टेम्परेचर हमेशा लेना है किस चीज में, केल्विन में। किस में लेना है, केल्विन में लेना। टी हमारा टेम्परेचर होगा केल्विन में। दूसरा है डेल्टा एस वेपराइजेशन, देखिए डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई लिक्विड वेपर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, उसी को ना कहते हैं वेपराइजेशन।
जब कोई लिक्विड सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आप लिखिएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी जब कोई लिक्विड बॉयल करेगा तो वो वेपर में क्या होगा? कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ टीबी मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऑलवेज लेना है टेम्परेचर टी इक्वल टू टेम्परेचर, और यह टेम्परेचर को किस चीज में लिया जाता है? केल्विन। टी लेना है टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हमेशा लेना है किस चीज में? केल्विन में। किस में लेना है? केल्विन में। ऐसे याद रखिएगा। मान लीजिए अगर आपको देता फ्यूजन का देता, वेपराइजेशन का देता, सब्लिमेशन का देता, तो सब्लिमेशन का देगा तो डेल्टा एच सब्लिमेशन लिखेंगे और डिवाइडेड बाई टेम्परेचर लिखेंगे। तो इस पे दो चार क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस बना लीजिए। छोटा छोटा क्वेश्चंस है, वो बस इतना खाली याद रखिएगा कि अगर ये यूनिट, ध्यान से देखिए, कभी कभी टेम्परेचर पूछ देता है, तो टेम्परेचर पूछेगा तो अगर एक कैलोरी में दिया है तो ये भी वैल्यू कैलोरी में होना चाहिए। अगर एक किलो जूल है तो ये भी वैल्यू किलो जूल में होना चाहिए। अगर ये जूल है तो ये भी वैल्यू किस में होना चाहिए? जूल में होना चाहिए। इतना खाली ध्यान रखिएगा। चलिए लिखिए इसको एकदम। इस पे एक दो तीन क्वेश्चन बना लीजिए। हाँ, ग्राफ भी बताएंगे, अभी अभी ग्राफ बताएंगे, है ना। पीवी डायग्राम वर्क वाला बताएंगे, है ना। और आइसोकोरिक, आइसोबोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, है सबका ग्राफ बताएंगे। सब्लिमेशन का मतलब भी समझ गए, डायरेक्ट हमारा सॉलिड से किस में बदलेगा? गैस या वेपर में। उसी को क्या कहते हैं? हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। इसको मिटा दें। देखिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए तो छोटा छोटा क्वेश्चन से कुछ लिखिए। द एंट्रोपी चेंज, the entropy change involved in the conversion of one mole of liquid water at 373 Kelvin to vapor at the same temperature will be
enthalpy of fusion is kilocalorie per mole. And the molar entropy change. डेल्टा एस का एक फॉर्मूला ऐसा हम आप लोग को लिखवाए थे क्या 2.303 RTNF log V2 by V1। देखिए जैसे जहाँ इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस कैन बी कैलकुलेटेड एज, देखिए नहीं ये नहीं, एक और था नहीं, वो भी नहीं, नहीं हाँ डेल्टा एस नहीं लिखवा, हाँ ये लिखवा है ना, हाँ अच्छा हम अभी लिखेंगे तो देख लीजिएगा, तो वो भी लिखवाएंगे नहीं, वो शायद भी नहीं लिखवाना। डेल्टा एस है ना कैन बी कैलकुलेटेड, नहीं लिखवाया हूँ। चलिए इसको देखिए, इसको बना के दिखाई बनाई। डेल्टा इसका एक फॉर्मूला था है ना, हाँ। देखिए यहाँ क्या लिखे हम, देखिए द इंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द कन्वर्सन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर at 373 Kelvin to vapor at the same temperature will be इंट्रोपी चेंज, मतलब क्या पूछा, डेल एस, एस को क्या कहते हैं इंट्रोपी, डेल एस को क्या कहते हैं चेंज इन इंट्रोपी। तो आपसे पूछा चेंज इन इंट्रोपी, डेल्टा एस पूछा है, कन्वर्सन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर टू वेपर, तो लिक्विड वाटर का मतलब वेपराइजेशन का केस हो नहीं हो, लिक्विड से वेपर में बदलना मतलब क्या हो गया वेपराइजेशन। तो आपको क्या देगा डेल्टा एस वेपर, इसको क्या लिखेंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन और डिवाइडेड बाय क्या चीज बॉइलिंग टेम्परेचर, ये लिखेंगे ना। अब आपसे क्या पूछा, ए वैल्यू पूछा है, ए दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, तो बोले डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या लिखा हुआ है कहीं, द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एच वेपराइजेशन, तो दिया हुआ होना चाहिए, नहीं दिया था। देखिए वेपराइजेशन आपको यहाँ दिया हुआ 2.257, नहीं ये देगा तब ना बनाइएगा, डेल्टा एच बराबर दिया हुआ है 2.257, इतना किलो जूल पर ग्राम, ये दिया हुआ है। एक डेटा आपका दे देगा तब ना फिर दूसरा आप बनाइएगा। देखिए तो आपको यहाँ क्वेश्चन में डेल्टा एच का वैल्यू लिखा हुआ था, अब आपसे पूछा चेंज इन एंट्रोपी मतलब डेल्टा एच वेपराइजेशन पूछा है, तो बोलिए डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना बैठाइएगा इसका वैल्यू 2.257 किलो जूल पर ग्राम। अब बॉइलिंग टेम्परेचर
बोले बॉइलिंग मतलब जब वेपर में वो कन्वर्ट करता है तो कितना टेम्परेचर लेते हैं? 100 डिग्री सी। 100 डिग्री सी का मतलब कितना केल्विन? 373 केल्विन। 273 में 100 जोड़िएगा तब ना होगा। देखिए तो आप यहाँ कितना लेंगे? 373 केल्विन। अब बताइए क्वेश्चन जो पूछा उसके आंसर यही होगा कि कुछ और भी है? ध्यान से देखिए, बताइए। क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आंसर बताइए, क्या यही आंसर आ जाएगा कि कुछ और भी आंसर होगा, कि और कुछ करना होगा? ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। ये तो डिवाइड करेंगे ही, वो तो है ही है। मैंने कुछ और भी करना है या हो जाएगा आंसर? देखिए करना क्या है, पीछे से कोई एक ध्यान रखिएगा, ये जो आंसर आएगा किलो जूल पर ग्राम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। लेकिन आपको पूछा है किलो जूल पर ग्राम नहीं पूछा है, 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर, मतलब 1 मोल पूछा, मतलब पर मोल पूछा है। अब वाटर का 1 मोल इक्वल टू कितना ग्राम होता है? देखिए वाटर 1 मोल कितना ग्राम? 18 ग्राम होता है ना। 1 इंटू 2 प्लस 16, 16 2 18 ग्राम। तो वाटर का 1 मोल इक्वल टू कितना ग्राम? 18, 18 ग्राम होगी। तो यहां से पर मोल पूछा है, तो पर मोल निकालने के लिए क्या कीजिए? 18 से गुना कर दीजिए। तो 1 ग्राम में था, 1 मोल का मतलब 18 ग्राम में निकालना। 18 ग्राम में 18 से गुना कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए कितना? 373। इतना किलो जूल पर मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किलो जूल पर मोल आ जाएगा। समझ गए? अब देखिए यहीं तक ला करके कोई आंसर छोड़ दिया, आंसर आएगा फिर? ये ध्यान रखना है कि पर मोल था जबकि पूछा 1 मोल में। 1 मोल का मतलब वाटर कितना ग्राम? 18 ग्राम, 18 ग्राम, मतलब पर 18 ग्राम में निकालना है, तो 18 ग्राम में निकाल लीजिए। आप सोल्व करके देख लीजिए कितना आंसर आता है, वो आंसर आ जाएगा। इसको जरा देखिए, इसी क्वेश्चन को ये बना सेकंड नंबर। देखिए क्या कह रहा, फॉर ए लिक्विड इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन इज 1.435 किलो कैलोरी पर मोल एंड मोलर इंट्रोपी चेंज इज 5.26 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आपसे पूछा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज, लिक्विड का क्या पूछा है? मेल्टिंग पॉइंट। तो आप देखिए इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन किलो कैलोरी दे दिया, यहां दे दिया है इंट्रोपी चेंज। अब जरा देखिए, आप ही देखिए, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बटा टेम्परेचर, ये नहीं होता? फॉर्मूला तो सेम चीज। अगर अब इस बार क्या पूछा? टेम्परेचर पूछा है, तो टेम्परेचर बराबर क्या लिखिएगा? डेल एच और डिवाइडेड बाई क्या होगा? डेल एस। अब बोले डेल्टा एच कितना दिया है? 1.435 और डेल्टा एस क्या दिया है? डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या दिया? 5.26। अब इसमें बताइए जो टेम्परेचर आएगा वो किस चीज में आएगा? केल्विन में आ जाएगा। अब ये बताइए इसमें क्या कुछ चेंज करना है कि सही है? जो बताइए, बताइए देख करके, क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद बताइए। ये सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा या कुछ और भी करनी? हाँ, 1 किलो में है, 1 कैलोरी में है, तो यूनिट बदलिएगा ना, अभी बताए तो बोली यहां से इसको 1 किलो कैलोरी था तो इसको 1000 से गुना करके कैलोरी में बदल दीजिए, तो ये भी कैलोरी है तो ये भी कैलोरी रहेगा। अब जो आएगा वो आंसर आ जाएगा केल्विन में टेम्परेचर। यूनिट सेम रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों बदले? समझ गए ना? ये आपका किलो कैलोरी था तो कैलोरी में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे 1000। और नीचे किसमें वैल्यू है? कैलोरी में। ठीक है, चलिए एक अपने सब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। इस बार हिंट नहीं करेंगे, आपको सबको बना के दिखाना। इधर मिटा दें। नहीं।
हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आप अपने से बनाइए, थर्ड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, बन जाएगा ना। देखिए टेस्ट में आपका फिल इन दी ब्लैंक्स भी रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। फिल इन दी ब्लैंक्स में जैसे जो फार्मूला वगैरह पढ़ा है उसको अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक चीज ये भी बताया कि बॉन्ड एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, एटॉमिक बॉन्ड एनर्जी, ये सब अलग अलग चीज था। डिसोसिएशन एनर्जी का जो एवरेज एनर्जी होता था उसी को एटॉमिक बॉन्ड एनर्जी कहते थे। भरने में क्या है कि चॉइस में रहता था, तो आप चारों चॉइस देखते हैं तो कभी कभी होता है देखने से आंसर पता चल जाता है, लेकिन फिल इन दी ब्लैंक्स में अगर आपको याद है तभी आप भर पाते हैं, ठीक है। इससे थ्योरी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए चलिए एक क्वेश्चन आप अपने सॉल्व लिखिए। ये जितना भी फिल इन दी ब्लैंक, जैसे एटॉमिक बॉन्ड एनर्जी डेल्टा जी बराबर जो रिलेशन पढ़ा है डेल्टा जी इक्वल टू क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच था ना ऐसा। ये सब जितना फार्मूला पढ़ा है उसको बढ़िया से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा सब, ठीक है। वो सबसे क्वेश्चंस रहेगा बनाने वाला। बाकी जितना न्यूमेरिकल्स बताए हैं, क्वेश्चन बताए हैं आपको, वह क्वेश्चन का भी अपना एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे सब, ठीक है। जो हाँ वो आएगा उसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आपका रहेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए अपने से बनाना है इस क्वेश्चन को भी। देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, देखिए इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज, इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 6.01 पर मोल दिया है। द इंट्रोपी चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ आइस at its melting point its melting point चलिए बनाइए इसको। इसको बनाइए। जिसका बन जाए वो बोलिएगा।
ए हो गया, नहीं बना किसी का, आप लोग भी नहीं बनाए, अभी नहीं बनाए। देखिए करा इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज, फ्यूजन ऑफ वाटर मतलब पिघलना, तो बोले द इंट्रोपी चेंज 1 मोल ऑफ आइस। आपको कह रहा था देखिए किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब डेल्टा एच फ्यूजन दे दिया है 6.01 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एस पूछा है और मेल्टिंग पॉइंट दिया एट इट्स 1 मोल ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर तो जानते हैं कितना लेना है 273, 0 डिग्री सी मतलब 273 किलो, इसी पर पिघलता है, मेल्ट करता है। अब देखिए तो आपको क्या पूछा, द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस 6.01 किलो जूल पर मोल, डिवाइडेड बाय 273 केल्विन। देखिए एक किलो जूल है तो या तो आंसर किलो जूल में ला सकते हैं, और नहीं तो आप आंसर जनरली क्या लिख सकते हैं, जूल में भी लिख सकते हैं। अगर जूल में लिखना होगा तब क्या लिखिएगा 6.01 इंटू 1000, ये जूल पर मोल हो जाएगा। यहां से आंसर आ जाएगा, जो आ जाएगा ना आंसर। ये ध्यान रखिए एक किलो जूल था, हो सकता है आंसर किलो जूल देगा तो यहीं लाके छोड़ दीजिएगा, अगर जूल देगा तो 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, चलिए लिखिए। लिखिए इससे किलो जूल को जूल में बदल दिए तो आंसर जूल में आ जाएगा, इसलिए चेंज कर दिए। हाँ अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोपी चेंज डेल्टा एस कैन बी कैलकुलेटेड एज। डेल्टा एस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल एस कैन बी कैलकुलेटेड एज। डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है 2.303 एनआर लॉग V2 बाई V1। डेल्टा एस का क्या फॉर्मूला है 2.303 एनआर लॉग V2 बाई V1, या डेल्टा एस बराबर होता है 2.303 एनआर लॉग P1 बाई P2। इसमें क्या देता है, तो डेल्टा एस होता है चेंज इन एंट्रोपी, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस, आर कांस्टेंट है, कैलोरी में लीजिएगा तो आर का वैल्यू 2 होगा, और जूल में लीजिएगा तो 8.314 होगा। P1 इनिशियल प्रेशर हो गया, P2 हमारा फाइनल प्रेशर हो गया, V1 इनिशियल वॉल्यूम हो गया, V2 हमारा फाइनल वॉल्यूम हो गया। अगर प्रेशर रहेगा तो इनिशियल बटा फाइनल होता है, अब वॉल्यूम रहेगा तो फाइनल बटा इनिशियल होता है। तो इस पे एक क्वेश्चन देखिए, चलिए एक क्वेश्चन इस पे बना लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, ऑक्सीजन गैस पे
चलिए इधर भी नहीं लिखे। यहाँ क्या कह रहा देखिए, ऑक्सीजन गैस जिसका मास है 64 ग्राम, वह एक्सपेंड करता फैलता है 1 एटमोस्फेयर टू, जब एक्सपेंड करेगा एक्सपेंड गैस जब एक्सपेंड करेगा तो उसी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर निश्चित है कि वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे वही गैस जैसे छोटा कंटेनर में एक्सपेंड कर रहा मतलब फैल रहा है, वो एक्सपेंड किया तो फैल गया, वो फैला तो उसका अंदर का प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो प्रेशर 1 एटमोस्फेयर से घट करके कितना हो गया, 0.25 एटमोस्फेयर। तो आपसे पूछा कैलकुलेट द इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज कितना होगा। तो कौन सा फार्मूला लगाइएगा, प्रेशर दे दिया तो डेल्टा एस बराबर लगा लीजिए एनआर लॉग P1 बाई क्या होगा P2। इसको सोल्व कर लीजिए। जिसका डेटा खाली बैठा बैठा ही तो कैसे बनाइएगा, क्या क्या बनाइए रखिएगा। क्या क्या वैल्यू बैठाइएगा, पुट क्या क्या कीजिएगा, वो खाली बताइए। बनाइए कैसे कैसे क्या बनाइएगा उसको। देखिए आपसे क्या पूछा, ऑक्सीजन गैस, तो आप देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा 2.303। एन क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स, कितना नंबर ऑफ मोल्स आएगा, एन का वैल्यू क्या लिखिएगा 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन दिया O2 दिया हुआ 64 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स जितना मास दिया है उसमें मोलकुलर मास से डिवाइड कर दिए, 16 दूनी कितना होगा 32, कितना मोल हो गया 2 मोल्स। तो ऑक्सीजन का मास था 64 ग्राम, 64 ग्राम का मतलब कितना मोल्स 2 मोल्स, कितना मोल 2 मोल आ गया। तो नंबर ऑफ मोल आ गया 2, आर का वैल्यू भी हो जाएगा 2, कैलोरी में बैठा दीजिए, लॉग इनिशियल प्रेशर लिखा हुआ है कितना 1 एटमॉस्फेयर, अब फाइनल कितना है 0.25। अब इसी को तो सोल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वो कैलोरी में आ जाएगा, क्योंकि सब वैल्यू कैलोरी में बैठा है, कैलोरी पर मोल आ जाएगा, मोल में लिए आप। ठीक है, log 4 का वैल्यू
हम आपको एक बार बताए थे log 1 से 10 तक का वैल्यू लिखवा थे, एक खाली 3 फार्मूला लिखवाए थे सिर्फ, log a इंटू बी, ये लिखवाए थे शायद। देखिए तो एक याद रखिए, सुनिए, ये तो आगे का चैप्टर में पूरा जरूरत पड़ेगा। देखिए log 1 से लेके 10 तक का वैल्यू आपको याद रखना है। हम फिर से एक बार देखिए बता देते हैं। log का पहले हम 3 फार्मूला आपको लिखवाए थे, log a इंटू बी, क्या लिखवाए थे, log a प्लस log b, ऐसा लिखवाए। log a पर पावर b, क्या फार्मूला था, b log a, और तीसरा था log a बाई b बराबर क्या फार्मूला था, log a माइनस log b, यही 3 फार्मूला। उसके बाद log 1 टू 10 तक का वैल्यू आपको याद रखना है, किसका, log 1 टू 10 तक का। log 1 टू 10 तक का कैसे याद रख, इधर देखिए, log 1 इसका वैल्यू होता है 0, हर जगह काम आएगा। देखिए log 2 इसका वैल्यू होता है 0.301, log 3 इसका होता है 0.477, log 4, तो log 4 आपको रटना नहीं है, क्या लिख सकते हैं इसको हम, log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको log 2 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 2, तो 2 log 2 का वैल्यू 0.301, 0.602, ऐसे होगा। log 5 इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे इसको हम, log 5 को लिख सकते हैं log 10/2, लिख सकते हैं कि नहीं, 10/2, 10/2 कितना आ गया, 5 आ जाए। तो log 5 को लिख सकते हैं log 10/2, तो log 10/2 को और हम क्या लिख सकते हैं, log 10 माइनस log 2, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, कितना वैल्यू होता है, 1, तो log 10 का वैल्यू 1 और log 2 का वैल्यू 0.301, तो कितना आ जाएगा, 0.699, ऐसे आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आ गया, log 5 का। उसके बाद यहीं पे हम इसको पहले सोल्व कर दीजिए, उसके बाद इसको बता देंगे, ये वैल्यू बन जाएगा ना, सब अपने से बना सकते हैं इसको आप। यहां क्या आएगा, 2.303, 2 इंटू 2, यहां log कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा 100/25, log 4 आ जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा 2.303, 2 इंटू 2, और log 4 का वैल्यू देखिए यहां लिखा हुआ है, कितना log 4 का वैल्यू है, 0.602। log 4 का वैल्यू कितना आएगा, 0.602, ऐसा आएगा। इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा सोल्व करके बना लीजिए। देखिए log 5 तक का वैल्यू लिखवाया आपका 1 2 3 4 5, और log यहां इधर लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है। देखिए log 6 को बताइए क्या लिख सकते हैं, आप एक जगह लिख लीजिएगा क्वेश्चन बनाने के बाद, नीचे में मतलब एक क्वेश्चन का आंसर बना लीजिएगा, उसके बाद log 1 से लेके कहां तक लिख लेना, 10 तक का वैल्यू, ठीक है, वो आगे भी काम आएगा। बोलिए log 6 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको भी याद नहीं करना है, इसी से आंसर निकल जाएगा। बोलिए log 6 को आप क्या लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3, देखिए तो आप लिख सकते हैं log 2 और प्लस log 3, 0.301 और 0.477, सोल्व कर लीजिए, जो आएगा आंसर आ जाएगा, 718 707 437। log 7 आपको याद रखना पड़ेगा, log 8 नहीं रटना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 2 पे पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
तो बोले इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 2 पे पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 log 2। log 2 का वैल्यू 0.30। log 9 इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर। log 9 को क्या लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर। बोले 3 का स्क्वायर इसको फिर क्या लिखिएगा, log 3 का log 3 का स्क्वायर मतलब 2 log 3, तो 2 log 3 का वैल्यू 0.477। तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 4 दूनी 8, 1 9। और log 10 का वैल्यू होता है 1, ऐसे याद रखिए। log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1। चलिए लिखिए इसको, लिख लीजिए। चलिए देखिए, देखिए इसको मिटा देना। देखिए कभी कभी कुछ ग्राफ में ऐसा देता है ना कि किसका वर्क डन ज्यादा है या किसका वर्क डन कम है ना। देखिए तो एक है आपका वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इसमें नीट में भी 1-2 क्वेश्चन आया था, ग्राफ का दिखा दिया था, 4 ठो शैडो दे दिया था, आपको दिखा करके पूछा था वर्क डन किसका ज्यादा है। देखिए तो यहाँ पे क्या कहता है, देखिए वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जैसे देखिए प्रेशर, इधर प्रेशर है, वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम है, ठीक है। एक तरफ हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, एक तरफ हमारा क्या है, वॉल्यूम है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक कब किसको कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस हम पढ़ाए थे ना आपको, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस किसको कहते हैं, जहां प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़े या घटे, प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं, तब ना प्रेशर कांस्टेंट, मैंने प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो यहां देखिए तो एक लाइन ऊपर की तरफ, ऊपर या नीचे कहीं जा रहा है, कहीं नहीं, ये सीधा इसका एकदम परपेंडिकुलर लाइन है। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ, वॉल्यूम अगर बढ़ भी रहा है तो प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो ग्राफ आप लिखेंगे,
ये क्या कहलाएगा? आइसोबारिक। क्या हो जाएगा? आइसोबारिक। यानी अगर इस तरह ग्राफ दे दे और ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर देगा, ये ग्राफ ए, नंबर ए है, अब पूछेगा ग्राफ ए कैसा है? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। ये कैसा प्रोसेस कैसा होगा? आइसोबारिक। कैसा होगा? आइसोबारिक। एक ग्राफ अगर ऐसा दर्शा दे, देखिए ऐसे दे। अब बताइए इस ग्राफ को देख के बताइए तो ये किस प्रोसेस को दर्शाता है? वॉल्यूम क्या है? देखिए वॉल्यूम किधर बढ़ रहा है? इधर। एक एक ग्राफ देखिए तो एकदम वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? वॉल्यूम ना तो इधर जा रहा ना इधर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम ना तो इंक्रीज कर रहा ना वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, मतलब डी भी मैंने चेंज इन वॉल्यूम क्या दिया गया है? 0। और जब वॉल्यूम चेंज होगा तो वह प्रोसेस कैसा कहलाएगा? आइसोकोरिक। कैसा प्रोसेस? आइसो, ये लिखा है वो कॉपी पे। इसका मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट आता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक। एक ग्राफ जो आपको होगा वो किसका होगा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। ये क्लियर हो गया? यानी एक ग्राफ आइसोबारिक, एक ग्राफ किसका होगा? आइसोकोरिक। आइसोथर्मल में क्या होता है? क्या होता है बोलिए? आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बात ये अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को कोई चेंज आप नहीं करते हैं, तो अगर प्रेशर अगर बढ़ाइएगा, प्रेशर क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो वॉल्यूम प्रेशर अगर मान लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर प्रेशर को आप इंक्रीज करते चले जाते हैं तो वॉल्यूम उसका क्या होगा? घटते चला जाएगा। प्रेशर को बढ़ाइएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब प्रेशर अगर कम कीजिएगा तो प्रेशर कम रहेगा, तो प्रेशर कम रहेगा तो वॉल्यूम उसका क्या होगा? धीरे धीरे थोड़ा बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए प्रेशर कम होते जा रहा है नीचे की तरफ प्रेशर, तो वॉल्यूम धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है? बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। इसका मतलब हमारा एक ग्राफ हो गया किसका? आइसोथर्मल प्रोसेस। किसका हो गया? आइसो। कब? जब टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। और एडियाबैटिक का भी सेम प्रोसेस होगा, हीट भी कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक। अब आप देखिए ध्यान से, इफ यदि, अब यही ग्राफ आपको जैसे देगा, मेरी बात देखिए सुन लीजिए, ग्राफ नंबर ऐसा ही दे देगा नीट के एग्जाम में, आपको दर्शा देगा 1 2 3 4 ऐसे दे देगा, दर्शा दिया 1 2 3 4, पूछ देगा ग्राफ नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, चॉइस बना देगा। ग्राफ नंबर ए वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? जो मुख्य रूप से ग्राफ को, तो ये नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछा भी गया है। ग्राफ ऐसा बना देगा, अब पूछता है कि ग्राफ 1 2 3 4 एक ग्राफ किस प्रोसेस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो नोट में लिखिएगा इफ यदि डी क्यू इजकल टू 0 हो जाए, अगर चेंज इन हीट 0 है, मतलब कहीं प्रोसेस में ए से बी में अगर कन्वर्ट होता है, अब पूरे प्रोसेस में अगर हीट का वैल्यू चेंज इन हीट का वैल्यू 0 हो, तो वह प्रोसेस कैसा कहलाता है? प्रोसेस इज एडियाबैटिक। प्रोसेस कैसा होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। यदि आप लिखते हैं दूसरा में इफ डी टी इजकल टू 0, डी टी बराबर 0 मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या है? 0। अगर मान लीजिए चेंज इन टेम्परेचर डी टी बराबर अगर 0 हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो प्रोसेस हमारा होगा आइसोथर्मल। तो प्रोसेस कैसा होगा? आइसोथर्मल। कैसा हो जाएगा? आइसोथर्मल। इफ यदि डीपी प्रेशर 0 आ जाए, चेंज इन प्रेशर 0, अगर चेंज इन प्रेशर डीपी इक्वल टू क्या दे दे? 0, चेंज इन प्रेशर 0, तो प्रोसेस कैसा होगा?
क्या हो जाएगा, आइसोबारिक। प्रेशर कैसा हो, प्रोसेस कैसा होगा, आइसोबारिक। और इफ डी भी चेंज इन वॉल्यूम जीरो, द प्रोसेस इज आइसोकोरिक। तो प्रोसेस कैसा कहलाएगा, आइसोकोरिक। क्या कहलाएगा, आइसोकोरिक। चलिए इसको मिटा दें अब, नहीं लिखे हैं, लिखे पीछे लिख लिए सब, नहीं लिखे हैं। वे स्टार्ट भी नहीं किए, जल्दी स्टार्ट कीजिए। देखिए यहां से जान के वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस है ना, यानी यहां से आपका क्लियर हो गया कि वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। आइसोमर्स वाला क्वेश्चन तो एक बार जो दिए थे तो बन गया होगा सब, नोमेनक्लेचर आइसोमर्स का। देखिए देखिए वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, यानी आप वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ये सब प्रोसेस आपका क्लियर हो गया। अब एक देता है पीवी डायग्राम। देखिए पीवी डायग्राम में क्या देता है, सुनिए ध्यान से। एक पीवी डायग्राम का क्वेश्चन देता है कि जिसे आपको प्रेशर और वॉल्यूम, जैसे पीवी डायग्राम को भी वर्क डन कहा जाता है, पीवी डायग्राम को भी क्या कहा जाता है, वर्क डन। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के प्रोडक्ट को, वैल्यू को भी हम वर्क डन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। कैसे कहते हैं वो देखिए, इसको मिटा दें। देखिए ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा, देखिए देखिए लिखिए पीवी डायग्राम। लिखिए हेडिंग दीजिएगा पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम, पीवी वर्क डन। देखिए वही पीवी वर्क डन या इसी को कहते हैं पीवी कैलकुलेशन या पीवी डायग्राम। इसमें क्या कहता है ना, देखिए या इसी को लिखते हैं पीवी कैलकुलेशन फॉर वर्क डन, वर्क डन के लिए। देखिए इसमें क्या कहता है, देखिए जैसे ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए सी ग्राफ है, ई ग्राफ। देखिए ध्यान से देखिए इसको, सुनिए। जैसे मान लीजिए इधर आप प्रेशर लिए हैं, इधर आप वॉल्यूम लिए, एक तरफ प्रेशर है, दूसरा तरफ क्या आपका वॉल्यूम है। देखिए प्रेशर अगर मान लीजिए कांस्टेंट रखते हैं, देखिए प्रेशर सपोज कीजिए कि आप कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर में कोई चेंजिंग आप नहीं की, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम तो चेंज होगा। तो मान लीजिए वॉल्यूम चेंज होता है, देखिए यहां से, देखिए देखिए यहां देखिए, जैसे मान लीजिए हम प्रेशर कांस्टेंट रखें और कोई गैस है, तो गैसेस का वॉल्यूम मान लीजिए शुरू में वॉल्यूम V1 वॉल्यूम था, यहां से यहां तक V1 वॉल्यूम, बाद में वॉल्यूम बदल करके उसका V2 हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V किसके बराबर, V2 माइनस क्या हो गया, V1 हो गया ना। तो यहां क्या कहता है, देखिए तो ये जो वॉल्यूम है, जैसे यही ना यही ना हमारा साइड, देखिए ये जो शेडेड एरिया जो है, देखिए
देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ क्या कहता है इसको ध्यान से समझिए। देखिए जैसे ए प्रेशर, जहां तक ये प्रेशर हमारा पी प्रेशर हो गया, यहाँ प्रेशर मान लीजिए पी, आई चेंज इन वॉल्यूम V1 बाई V2 माइनस V1 कितना डेल्टा V। ये जो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, वर्क डन कहलाता है, P इंटू डेल्टा V। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क डन। आई जो शेडेड एरिया है हमारा, ये जो चेंज इन वॉल्यूम है टोटल V2 माइनस कितना V1, आई प्रेशर, ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन। अगर वर्क डन में जिसका शेडेड एरिया जितना ज्यादा होगा, समझिए उसका वर्क डन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम जितना ज्यादा हो बढ़ जाएगा हमारा। तो कल एक क्वेश्चन था नीट में, 4 गो शेडेड एरिया दर्शा दिया था, समझ गए कि नहीं। और चारों शेडेड एरिया में पूछा था कि सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होता है। तो जिसमें देख लीजिएगा, जिसमें शेडेड एरिया सबसे ज्यादा जितना ज्यादा होगा, उसका वर्क डन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जिसमें शेडेड एरिया जितना ज्यादा होगा, उसका वर्क डन भी उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए लिखिए इसको, इसको लिख लीजिए ग्राफ। ग्राफ बना लीजिए। Shaded area gives the work done of the gas. तो वही लिखे पीवी कैलकुलेशन में, पीवी कैलकुलेशन फॉर वर्क डन के लिए जो शेडेड एरिया होगा, यानी द ग्राफ प्लॉटेड प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, क्या लिखें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इज कॉल्ड पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम, एज इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ वर्क डन। द एरिया कवर अंडर द पीवी डायग्राम इज इक्वल टू द वर्क डन। यानी पीवी के द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा उसी को क्या कहते हैं, वर्क डन। क्या कहते हैं, वर्क डन। जिसका एरिया जितना ज्यादा कवर होगा, उसका वर्क डन उतना ज्यादा होगा। बोलिए, इंडिकेटर डायग्राम का मतलब जो वर्क डन को इंडिकेट करता है, उसको इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। जैसे पीवी डायग्राम हुआ ना, इस पीवी डायग्राम को ही क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। मतलब ये इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, वर्क डन को। किसको इंडिकेट करेगा, वर्क डन को इंडिकेट करेगा। हो गया। अब देखिए, अब 5 मिनट, कल आप लोग का टेस्ट है तो थोड़ा सा 5 मिनट कुछ रिवीजन करा देते हैं, है ना, है ना। देखिए सुनिए, देखिए इसमें आप सुनिए। अच्छा देखिए क्या क्या वो क्वेश्चन बता दें। देखिए सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहला हम आपको एक बार न्यूमेरिकल्स बताए थे, कम से कम 8-10 कराए थे ना, कल परसों 2-3 दिन पहले तक क्वेश्चन करवाए थे। सुनिए, तो आप जब क्वेश्चन जो कराए थे उस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद सुनिए, वर्क डन में अभी थर्मोडायनेमिक्स का पहला टेस्ट है, थर्मोकेमिस्ट्री से, इसलिए सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन अभी नहीं रहेगा। क्वेश्चन जब सिस्टम जब, इसलिए कि जैसे अभी जो आपका असाइनमेंट मिला है वो हमको लेते आइएगा, उसका फोटो खींच लेना, हमको देख लेंगे क्वेश्चन का, है ना। ये जो क्वेश्चन आप में, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो सब मैक्सिमम क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स मतलब वर्क डन से रिलेटेड है।
कि प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया तो उसका वर्क डन क्या होगा। मतलब थर्मोकेमिस्ट्री से गिव्स फ्री एनर्जी से कम है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो दिया हुआ आपका है वो मैक्सिमम पार्ट किसका है, थर्मोडायनेमिक का। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा देंगे, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो जैसे आपको 1 से 10 तक 20 तक जो भी क्वेश्चन है वो एक एक करके आपका क्वेश्चन बोर्ड पे बनवा देंगे। 2-4 नहीं बने, बाकी सब लगभग बोर्ड पे बन जाएगा, या हाफ हाफ कैलकुलेशन छोड़ देंगे, सब क्वेश्चन को समझाते चले जाएंगे। क्वेश्चन जब समझ लीजिएगा ना तो घर पे बनाने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन आसानी से फिर क्या होगा, बनते चला जाएगा। इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखें सब आपका वर्क डन से रिलेटेड है। आप क्या पढ़ लीजिएगा, देखिए डिसोसिएशन एनर्जी और एटॉमिक बॉन्ड एनर्जी दोनों में क्या अंतर है, इसका भी फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चन आएगा। जैसे आप देखिए, जैसे आप कोई कंपाउंड आप लेते हैं तो याद है ना, देखिए तो आप डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी दोनों में क्या अंतर है, देखिए तो सब जगह हाफ नहीं करना। देखिए H2 के केस में हाफ कर सकते हैं, जैसे 2H बना, तो इसका इधर देखिए इसका डिसोसिएशन, इसमें कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, वन ही बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड है। इसको भी बंद कर दीजिए, अब तो कोई जरूरत है नहीं इसका, है ना।